हेलो अर्पित। एक बार ग्रुप पे जाके इन्फॉर्म कर दें क्लास स्टार्ट हो गई है। एक बार ग्रुप पे जाके इन्फॉर्म कर देना कि क्लास स्टार्ट हो गई है। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दो। सभी लोग कंफर्म करेंगे एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। अ वेरी गुड इवनिंग अर्पित, विद्युत प्रभा, रोहित, सोनल। कंफर्मेशन देना एक बार। सब कुछ क्लियर है? चलो हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ कहानी और डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहानी का कुछ और पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा एक क्वेश्चन में कि आपको एक नेटवर्क दिया और आपसे पूछा जाए कि स्टेडी स्टेट करंट क्या होगी। ठीक है ना, क्या पूछा जाएगा? स्टेडी स्टेट करंट। जो नेटवर्क होगा वो ऑलमोस्ट समथिंग ऐसा होगा। मैं बना के दिखा देता हूं आपको। नेटवर्क ऑलमोस्ट आपके पास ऐसा कुछ होगा, मैं बना के दिखाता हूं। ठीक है, आप देखना नेटवर्क अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया है। एक छोटा सा नेटवर्क मैं बना के दिखा देता हूं। आपके पास ऐसा कुछ नेटवर्क दिया है, यहाँ पे आपका इंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक रजिस्टर है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगेन एक इंडक्टर है। और यहाँ पे आपके पास एक रजिस्टर है। ठीक है, ऐसा कुछ आपके सामने नेटवर्क दिया है। यहाँ पे मैं मान लीजिए इसकी वैल्यू मान लेता हूँ कुछ कुछ। ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है। ठीक है, ये आपका है मान लीजिए कितना मान लूंगा मैं इसको, 8 ओम है। ये 8 ओम है। ये 1 मिली हेनरी है। और ये 2 मिली हेनरी है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे स्टडी स्टेट करंट कितनी होगी, L1 और L2, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना आपको। अगर स्टडी स्टेट करंट के बारे में बोला जाएगा ना तो इंडक्टर को शॉर्ट कर लेना है। फिर आपको केवीएल केस निकाल के इस 1 ओम में करंट निकाल लेना और इस 8 ओम में निकाल, तो वही आपका क्या होगा, स्टडी स्टेट करंट। समझ में आया बात क्या बोला मैंने? अगर कभी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, स्टडी स्टेट करंट, है ना, तो क्या करना है आपको, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करना। अगर ऐसे क्वेश्चन में कहीं पे कैपेसिटर आ जाए तो कैपेसिटर को क्या करोगे आप, यहाँ पे ओपन सर्किट। इंडक्टर को तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पे स्टेडी स्टेट वैल्यूज निकालनी है, उसको निकालने के लिए आप यहाँ पे इंडक्टर को तो कर दोगे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और कैपेसिटर को कर दोगे ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो। एक चीज आपको जो समझनी होगी, एक बड़ा मतलब आजकल के क्वेश्चन का, आजकल के एग्जाम पैटर्न का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन मैं आपसे बताने वाला हूं एक यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कैसा देखना सभी लोग। ठीक है, 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर होगा, चलो अच्छी बात है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है, मान लो ऐसा कुछ कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे, है ना, करंट का वेव फॉर्म दिया हुआ है। मैं बना के दिखा देता हूँ। है ना, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है एग्जाम में
कि आपके पास यहाँ पे करंट का वेवफॉर्म दिया ऐसा कुछ। ठीक है ना, ये ऐसा वेवफॉर्म आपके पास यहाँ पे दिया। किसका वेवफॉर्म, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, और ये आपका करंट का फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। इनकी वैल्यू लेते हो यहाँ पे, मान लो आपका 1 है मैग्नीट्यूड, है ना, फिर यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 है मान लीजिए। यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड है -1, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका है 2। ठीक है, ये आपका करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ। आपसे पूछा जाता है कि आप इस पे क्या बताओ कि अगर इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी है, अगर इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी, तो वोल्टेज का प्लॉट कैसा हो। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा बनता है आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको उनमें से प्लॉट बनाना होता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, सबको ध्यान से समझिएगा, है ना। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज को नीचे प्लॉट कर लेंगे ऐसे, जो टाइम इंटरवल्स है उनको आप यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, जो टाइम इंटरवल्स हैं आप इनको यहाँ पे नीचे प्लॉट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये मैंने इसको प्लॉट कर लिया। अब आपको ध्यान देना है, जहां पे भी आपका v का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी, है ना। तो जहां पे भी आई कांस्टेंट हो तो वोल्टेज क्या होगा, 0। ठीक है ना। तो अब यहां पे देखना है कि कहां कहां पे आपके पास, कहां कहां पे आपके पास करंट कांस्टेंट रहा, वहां पे वोल्टेज 0 हो जाए। तो जो वोल्टेज का प्लॉट बना रहे हो ना, उसमें जैसे यहाँ पे 1 से लेके 2 आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगा, है ना। आप देखते जाओ, 4 से लेके 5 तक ये आपका 0 हो जाएगा। जहां जहां पे कांस्टेंट है वहां वहां पे वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब जैसे ये है, इसमें देखो तो ये आपका इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है। इसका परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1। तो आपका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे वोल्टेज का वो आ जाएगा 1 हेनरी, सॉरी 1 वोल्ट। यहाँ तक 1 वोल्ट का 0 था। अब देखो 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक आप देखो मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास 1। 2 से लेके 3 तक जो मैग्नीट्यूड गया है वो कितना गया 1, और गैप कितना आपके पास 1। तो पर हाँ, फर्स्ट पेज है प्रिंसिपल, बिल्कुल फर्स्ट पेज ही चल रहा है, फर्स्ट पेज ही चल रहा है ना अभी। ओके, ठीक है, लाइट अचानक से गई फिर आ गई, पता नहीं क्या चल रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैग्नीट्यूड कितना है 1, बेस कितना है 1, तो कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे, अगेन ये 1 हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच गया 1। ठीक, अब देखो यहाँ से 2 से लेके 4 तक आपका कितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज हुआ है। 2 से लेके 4 तक देखो तो मैग्नीट्यूड कितना है 2, बेस कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2/1, 2 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी -2, -2, क्योंकि ये आपका डिकेइंग स्लोप है ना। 2 से लेकर 4 था, यहाँ पे आप इन सभी का मैग्नीट्यूड कितना था 1 था, 1 था। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -2, फिर ये हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। इसका देख लो, इसका इसमें क्या होगा कि वैल्यू आपका 2 तक रीच कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है कितना 2, बेस है 1, तो 2/1 कितना हो जाएगा 2, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसकी वैल्यू 2। तो ऐसा आपका वोल्टेज का कर्व बनेगा, है ना। इसको आप पूरा डराइव मत करिएगा, डायरेक्ट आप जो मैंने शॉर्टकट बताया उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कराए, आप उनको देख लीजिएगा, है ना। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने यहाँ पे बता दिया, एक ये वाला क्वेश्चन बता दिया और एक ये वाला क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, चलो।
अच्छा, एक चीज याद रखना, और एक चीज याद रखिएगा, और वो ये है कि कभी कभी आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है, कैपेसिटर के लिए क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया रहता है, देखना आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, बोल दिया जाता है कि आपके इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो डी है, ठीक है, इनके बीच का जो स्पेस है वो आपका कितना है, डी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया है, और कैसा फिल किया, ऐसा कुछ, इधर हमने अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया है, इधर हमने अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया है, और उधर हमने अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया है, ठीक है ना। इधर अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इधर हाफ वाले पार्ट में दूसरे में इधर एयर है आपके पास, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे आपका एयर है। अब आपको इसका कैपेसिटेंस बताना है कि भाई इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो क्या करोगे, आप इसको दो पार्ट में मान लोगे, जैसे मान लो कि ये आपका C1 है, और ये आपका जो वाला डायरेक्टिव वाला आपका C2 है। तो आप यहाँ पे दो कैपेसिटेंस निकालोगे, C1 की वैल्यू है ना, आप यहाँ पे निकालोगे C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू। तो जो C1 होगा, देखो यहाँ पे जो आपने डायरेक्टिव मटेरियल फिल किया है तो डी डिस्टेंस में कवर किया है, ये भी डी डिस्टेंस है, ये भी डी डिस्टेंस है, लेकिन एरिया ये आपका A/2 एरिया में ये है, A/2 एरिया में ये है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो दो कैपेसिटेंस फ्रेम होंगे वो दोनों कैपेसिटेंस आपस में सीरीज में होगी, पैरेलल में होगी, जो मेन चैलेंज है वही समझना हमको। तो याद रखना, जब कभी भी एरिया डिवाइड होता है, जब कभी भी आपका एरिया डिवाइड होता है तो याद रखना वो आपस में पैरेलल में होते हैं। यहाँ पे आपका एरिया डिवाइड हो मतलब C1 और C2 आपस में पैरेलल में, तो आपका C1 का वैल्यू कितना है, मान लो C1 की वैल्यू एप्सिलॉन A/T, एप्सिलॉन 0 A/D, ये आपका C1 की वैल्यू है। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका एप्सिलॉन 0, और इसकी परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन R A/D, और दोनों पैरेलल में तो दोनों को ऐड कर दो, तो आपका CT कितना हो जाएगा, आपका CT हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से एप्सिलॉन 0 A/D, ये तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपके पास क्या, 1 प्लस एप्सिलॉन R, ठीक है। तो याद रखना, जब कभी भी एरिया डिवाइड होता है ना तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। लेकिन अगर कभी डिस्टेंस डिवाइड होगा उस टाइम पे समझ जाना कि वहां पे वो सीरीज कॉम्बिनेशन पे होंगे। समझ में आई बात सभी को, क्या बोला मैंने, अगर दो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में डायरेक्टर का आप ऐसा फिल करते हो कि वो दोनों आपस में एरिया डिवाइड हो रहा है, तो मतलब दोनों ही कैपेसिटेंस आपके क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे, सीरीज का भी बना के एक बार दिखा देता हूं आपको, सीरीज का भी बना के मैं दिखा देता हूं, देखना ऐसा कुछ। आपने डायरेक्टर मटेरियल ऐसा फिल किया, देखना दिस इज जो डायरेक्टर मटेरियल, ठीक है। ये आपका बीच में नीचे यहाँ पे क्या है, एयर है। तो अब आप यहाँ पे देखो, इसका जो एरिया था वो तो पूरा ए था, तो ए एरिया में तो ये भी ए एरिया ही है, मतलब एरिया डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ पे क्या डिवाइड हुआ आपका, डिस्टेंस डिवाइड हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो दोनों कैपेसिटेंस बनेंगे ना वो आपस में क्या होंगे, आपस में यहाँ पे D/2 में ये है, D/2 में ये है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी डिस्टेंस डिवाइड होता है तो हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपका यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड हुआ है, इसको बोलते हैं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपका यहाँ पे जो C इक्वलेंट आएगा उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, C इक्वलेंट आपका आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे 2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाय D 1 प्लस एप्सिलॉन R, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ जाएगा, समझ में आई बात, ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब ये मान के चलिए कि एग्जाम में लिख के आ रहा है क्वेश्चन, सर कैपेसिटेंस आर इन सीरीज स्टोर्स चार्जेस कैसे पता करेंगे। सेम ऐसे ही आप सी इक्वलेंट निकाल के कर सकते हो ना, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी, है ना। तो आप हर एक वोल्टेज डिवीजन दूसरे का वोल्टेज निकाल दो,
क्या वैसे कर लेंगे, है ना। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें भी डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। शायद से जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, इवन मैंने मेंस जो आपका ये फुल कोर्स है उसमें क्वेश्चन कराया भी है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्या कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, एक हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस है, बोल दिया जाता है कि मान लो ये जो कैपेसिटेंस है ना ये आपका है 2 माइक्रोफेरेड। ये जो कैपेसिटेंस है आपके पास यहाँ पे ये कितनी वैल्यू का है, 2 माइक्रोफेरेड है और 200 वोल्ट। इसकी रेटिंग दी गई है, इस कैपेसिटर की रेटिंग दी गई कितनी, 2 माइक्रोफेरेड 200 वोल्ट आपकी रेटिंग है। 2 माइक्रोफेरेड 200 वोल्ट इसकी रेटिंग है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, 2 माइक्रोफेरेड 200 वोल्ट है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इस हमको एक कैपेसिटेंस चाहिए, कितने वैल्यू का, हमको 4 माइक्रोफेरेड और 400 वोल्ट का कैपेसिटेंस चाहिए। क्या चाहिए हमको यहाँ पे, 4 माइक्रोफेरेड एंड 400 वोल्ट का कैपेसिटेंस बनाना है। इसका यूज करके तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने होंगे, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने होंगे, ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम वालों का। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले इसकी वोल्टेज रेटिंग को मैच करेंगे। मतलब आपका ये 200 वोल्ट था, आपको चाहिए 400 वोल्ट, तो आप यहाँ पे लगा दोगे ऐसा, दो सीरीज में, दो आपने सीरीज में लगा दिए तो क्या हो गया, 200 वोल्ट इसका हो गया, 200 वोल्ट इसका हो गया, तो कितना हो जाएगा, 400 वोल्ट आया, हुआ कि नहीं हुआ, 400 वोल्ट तो आपने पा लिया। लेकिन दो कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाने से इनका जो इक्विवेलेंट हो गया कितना हो गया, 1 माइक्रोफेरेड। चाहिए आपको 4 माइक्रोफेरेड था, तो आप क्या करोगे, इसको 4 बार रिपीट कर दोगे, ये सेकेंड बार रिपीट हो गया, 2 बार और रिपीट कर दो, ठीक है, ये आपका फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो इसका जो इक्वलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 1 माइक्रो, ये भी 1 माइक्रो, ये भी 1 माइक्रो, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 4 माइक्रो। तो टोटल कितने कैपेसिटर लगेंगे आपको, 8 कैपेसिटर लगेंगे। टोटल कितने कैपेसिटर लगेंगे आपके पास यहाँ पे, 8 कैपेसिटर लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए अब एक जो कॉन्सेप्ट बनता है आपके पास वो समझिएगा। वो कॉन्सेप्ट बनता है आपका, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेवफॉर्म है यहाँ पे, इस वेवफॉर्म का, है ना, इसका ये आपका यहाँ पे लिखा है Vm, इसका यहाँ पे लिखा है टाइम पीरियड T/2, यहाँ पे लिखा है T। तो इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वो चीज होती है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अगर यहाँ पे 2 साइकिल लगा दूं, 2T लिख दूं, तो उसका टाइम पीरियड 2T होगा, नहीं, हमको हमेशा एक साइकिल देखना है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, T होगा, क्योंकि एक साइकिल, पॉजिटिव ऑफ साइकिल, निगेटिव ऑफ साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है आपका क्या, कि एक सेकंड में, एक सेकंड में ये साइकिल कितने बार साइकिल ले, कितने साइकिल लेगा, एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करेगा ये फॉर्म, उसी को हम बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी, या फिर नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड में हम इसको बोलते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 1/T के बराबर होती है। कितनी होती है, 1/T के बराबर। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आपकी, 50 हर्ट्स है। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्स है। तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा इंडिया में साइकिल को कंप्लीट करने का वो कितना होता है, 20 मिली सेकेंड्स। अब एग्जाम में आप इसको सॉल्व मत करना, डायरेक्ट आंसर लिखा 20 मिली सेकेंड्स, है ना। अब ऐसा मत करना 1/50 करके देखो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा, रट लो 20 मिली सेकेंड्स होता है। ठीक है, ओके। एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है कि हमारा जो फेजर होता है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो फेजर है वो साइनोसॉइडल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला मैंने, जो फेजर होता है, फेजर
वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फेजर रिप्रेजेंट करता है साइनोसॉइडल क्वांटिटी। कैसे रिप्रेजेंट करता है साइनोसॉइडल क्वांटिटी, वो मैं आपको अभी यहाँ पे बना के दिखाऊँ थोड़ा सा, ठीक है? देखना कैसे। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग कि ये मेरे पास एक साइन वेव है, सबको प्रॉपर्ली देखना है यार बड़े आराम से, है ना? ये मान लो मेरे पास यहाँ पे एक साइन वेव मैंने बता दी, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट हुई और ऐसे हुई। इसका नाम देता हूं मैं ए, ठीक है? एक और मेरे पास साइन वेव आई जो कि यहां से स्टार्ट हुई, इसके मिडिल से, ठीक है, वो ऐसा हो गया। तो और कर लेता हूं, है ना? ये मेरी दूसरी वेव फॉर्म हो गई, ठीक है? ये मेरी यहाँ पे क्या हो गई, दूसरी वेव फॉर्म हो गई। इसका नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है? एक और वेव फॉर्म ले लेता हूं मैं आपको बताने के लिए, वो ले लेता हूं मैं यहाँ पे ये, इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे सी, ठीक है? अब इसमें से लीड लैग का कॉन्सेप्ट बनता है। देखो मान लो अगर हमारी क्लास का टाइमिंग था यहाँ पे क्या, 7 बजे, तो कुछ लोग तो 7 बजे आ गए, कुछ लोग 7:10 में आए हैं, और कुछ लोग 6:55 में रेडी थे। तो यहाँ पे 3 टाइप के लोग हैं, जो 7 बजे भी आए हैं, जो थोड़ा बाद में आए हैं, जो बाद में है वो लैग करते हैं, और जो पहले आते हैं वो लीड करते हैं, ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट बन गया, और जो टाइम पे आते हैं वो टाइम पे ही रहते हैं, ठीक है ना? समझ में आया सब कोई? तो यहाँ पे ए बी सी मैंने यहाँ पे बताया कि ए यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा पहले कौन आया, सी, तो सबसे ज्यादा लीड कौन कर रहा है यहाँ पे, सी। मतलब आप इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे हम बोलते हैं ना, यहाँ पे सी लीड्स ए एंड ए लीड्स बी, ठीक है? या फिर हम इसको अपनी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं, लैगिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं कि यहाँ पे बी लैग कर रहा है सी से, तो क्या बोलोगे, बी लैग ए एंड ए लैग सी, ठीक है? ऐसा भी बोला जा सकता है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ एंगल भी दे दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे जो वैल्यू थी, अगर मैं इसको मान लेता हूँ 10 डिग्री, और इसको मान लेता हूँ मैं 20 डिग्री, तो आप लोग में से मुझे सभी लोग बताओ, सी और बी का अगर मुझे रिलेशन करना हो, सी और बी का मुझे कंपेरिजन करना हो, तो सी तो लीड कर रहा है, सी जो है तो बी से कितने डिग्री से लीड कर रहा है, 30 डिग्री से लीड कर रहा है ना? तो ये आपका साइंस क्वांटिटी फॉर्म बताया। अब इसी को अगर मैं फेजर के फॉर्म में बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, देखना सभी लोग। इनमें से टाइम पे कौन आया था, ए, तो ए आपने बना दिया, ये आपका ए बन गया। इनमें से सबसे लास्ट पे कौन आया था, बी, कितना डिग्री आया था, ए के 10 डिग्री बाद आया था, तो ए के 10 डिग्री बाद आपका आया है बी। एक मिनट में कलर उसी कलर से बनाता हूँ ना, रेड कलर से बनाता हूँ, देखिए। सबसे पहले टाइम पे कौन आया था, ए, तो मैंने ए बना दिया यहाँ पे, ये। फिर बी थोड़ा सा 10 डिग्री बाद आया था, तो बी मैंने यहाँ पे बना दिया 10 डिग्री पे। कितने डिग्री यहाँ पे, 10 डिग्री। सी सबसे पहले आया था, सी सबसे ज्यादा लीड कर रहा है, 20 डिग्री लीड कर रहा है, हो गया ना? ये आपको क्या, 20 डिग्री। तो बताओ बी और सी में सबसे पहले लीड कौन करता है, आपको पता होना चाहिए, फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर आप एंटी क्लॉक में जाओगे तो सबसे पहले कौन आ रहा है, सी आ रहा है, सी के बाद ए आया, और ए के बाद बी आया। तो मतलब हम यहां से प्रूफ कर रहे हैं कि जो फेजर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइनोसॉइडल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो यहां से हमने लीड एंड लैग का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, है ना? यहां से हमने लीड एंड लैग का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। और एक चीज याद रखना, अगर मान लो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है ना, उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट फेजर के बीच में, उसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, और उसी का अगर हम कोसाइन लेते हैं तो बोलते हैं पावर फैक्टर। तो ये भी लिख लो आप यहाँ पे एक चीज, क्या बोला मैंने, फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन, जो फेज डिफरेंस एंगल होता है बिटवीन किससे किसके बीच का, वोल्टेज एंड करंट, इज नोन एज पावर फैक्टर एंगल।
इज नोन एज पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, और उसी का अगर हम कोसाइन ले लेंगे तो वो हमारा कहलाता है पावर फैक्टर। कॉस ऑफ वोल्टेज एंड वोल्टेज बिटवीन, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आपका होता है कॉस फाई, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। देखते हैं, हम लोग थोड़ा समझते हैं कि पावर फैक्टर अगर हमको निकालना हुआ तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं हमारे पास पावर फैक्टर निकालने की कौन कौन सी मेथड्स हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट पावर फैक्टर। हमारे पास नेटवर्क में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट। तो सबसे पहला तो आपको पता चल चुका है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रेडी है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर आप पास यहाँ पे ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया, कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, कैसा देखना मैं बताता हूँ। आपके पास यहाँ पे दो फेजर दिए हुए हैं, ये वोल्टेज फेजर है और ये आपके पास यहाँ पे करंट फेजर है ना। तो ऐसे में आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो एंगल है मान लो फाई, उसको देख कर बताओ तो आपका जो पावर फैक्टर हो कितना होगा, कॉस फाई। ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन हो गया जो कि एग्जाम में नहीं आता। दूसरा तरीका है कि मान लो कोई सर्किट दिया है और आपसे पूछा पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जो पावर फैक्टर होता है ना वो होता है आपका कॉस फाइव इक्वल्स टू, वो होता है आर अपॉन मॉड ऑफ जेड। क्या होता है, आर अपॉन मॉड ऑफ जेड होता है। ठीक है, या फिर अगर हम पूछे आपसे कि और हमारे पास पावर के फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कॉस फाइव का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या बोलोगे। कॉस फाइव को निकालने का एक तरीका और होता है, वो हमारा होता है, वो क्या होता है, कॉस फाइव निकालने का फॉर्मूला होता है P अपॉन मॉड ऑफ एस, मतलब एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। P अपॉन मॉड ऑफ एस कर दोगे तो उससे भी आप निकाल लोगे पावर फैक्टर। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा भी चाह सकते हो कि अगर मान लो आप कहीं सीरीज आरएल सर्किट में है या सीरीज आरसी सर्किट में है, उस केस में अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है फेजर के फॉर्म में, तो एक तरीका और है निकालने का, वो क्या है, वी आर अपॉन मॉड ऑफ वी। अगर आप किसी सीरीज सर्किट में है तो आप इसके थ्रू भी पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। वी आर अपॉन मॉड वी मतलब आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका पावर फैक्टर दे देगा। साथ में आप यही बोल सकते हो अगर पैरेलल सर्किट है तो आई आर मतलब कि रेजिस्टेंस में कितनी करंट है डिवाइड बाय टोटल करंट, उसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पे पावर फैक्टर। ठीक है, चलिए हो गया। हाँ, अब जैसे मान लो आपको एक चीज और समझना, छोटी सी बेसिक सी चीज है। जैसे मान लो अगर हम एसी में आते हैं, जैसे हमने एसी में इंटर तो कर ही गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो हमारे पास रजिस्टेंस है तो वो तो आपका रजिस्टेंस का रजिस्टेंस ही रहेगा, रजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। आर तो आपका क्या रहेगा, आर ही रहेगा। लेकिन जो आपका इंडक्टर है ना, वो आपका देखो अभी आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, तो ये अभी ओम में कन्वर्ट हो गया। एल की यूनिट होती है हेनरी, हमको इसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, आपका ओम में। ओम में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको हमको करना पड़ता है ओमेगा एल में कन्वर्ट, एक्सएल में कन्वर्ट। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा, और ओमेगा यहाँ पे क्या होता है आपका 2 पाई एफ। ठीक है, एल आपका हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, आपका एक्सएल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सिमिलरली आपका जो कैपेसिटेंस है, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, सी आपका कन्वर्ट होता है एक्स सी में। और एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है, 1/ओमेगा सी।
ठीक है, और इसकी वैल्यू जाएगी थी 1/2 पाई एफ। ठीक है, मतलब अब जो एक्सेल है ना, देखो इनकी यूनिट सबकी ओम है। आर की यूनिट ओम होती है, एक्सेल की यूनिट ओम होती है, और एक्सी की यूनिट ओम होती है। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। इन तीनों की जो वैल्यूज है कितनी होती है आपकी, ओम 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 होती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, अगर मान ले हम बात करें कि हमारा इंपिडेंस क्या होता है, तो क्या बोलोगे? हमारा इंपिडेंस होता है R+jX। हमारा जो इंपिडेंस होता है वो क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। और जेड की वैल्यू होती है R+jX। जे एक्सएल भी होता है, जे एक्सी भी हो सकता है ना। अगर ये जे एक्सएल तो यहाँ पे प्लस होगा, और अगर यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा, R-JXC होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, याद रखना, अगर हमारे पास कभी इंडक्टर है तो जो पावर फैक्टर है वो हमेशा लैगिंग होता है। इंडक्टर केस में लैगिंग होगा, और कैपेसिटर केस में पावर फैक्टर हमारा लीडिंग होगा। मतलब ये समझिएगा कि अगर इंडक्टर है उस केस में वोल्टेज के बाद करंट आएगी, लेकिन अगर लीडिंग लोड है मतलब कैपेसिटर है, तो उस टाइम में वोल्टेज से पहले कौन आ जाएगी, करंट आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसा। ओके, तो ये हो गया आपका इंपिडेंस। मॉड ऑफ इंपिडेंस कभी आपसे पूछा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R² + XL², या फिर X², जो भी है, R² + X²। यहां से मॉड ऑफ इंपिडेंस आपका आ। ठीक है, और हमारे पास इंपिडेंस एंगल भी, इंपिडेंस ट्रायंगल भी होता है। मान लो इंपिडेंस ट्रायंगल कैसे बता, देखना सभी लोग। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, इसमें हो गया आपका ये JXL, ये हो गया आपका, ये हमारा हो गया इंपिडेंस एंगल, इंपिडेंस ट्रायंगल। आर, एक्सएल, ये हो गया जेड, ये होता है आपका थीटा, जिसको हम बोलते हैं इंपिडेंस एंगल। ठीक है ना, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, आपका इंपिडेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़े अपन। इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़े। नोट कर लिया सभी ने, बताओ जरा फटाक से। नोट हो गया, जल्दी बोलो। चलो, नोट कर लिया हो गया आई थिंक, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो कभी आपको फेजर बनाने के लिए बोल दिया गया कि फेजर बना के दिखाओ, तो फेजर कैसे बनाओगे वो भी देख लेते हैं। अगर कभी आपसे बोल दिया गया कि आप फेजर बना के दिखाइए, तो फेजर बनाने के जो स्टेप्स है वो हमको पता होने चाहिए ना। फेजर बनाने के हमको जो स्टेप्स है वो पता होने चाहिए। ठीक है, चलो, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टेप्स पहले। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टेप्स टू ड्रॉ फेजर, स्टेप्स टू ड्रॉ
फेजर। ठीक है, अगर आपको फेजर ड्रॉ करना है तो उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है फेजर ड्रॉ करने के लिए कि आपका कनेक्शन सीरीज है या पैरेलल। आप उसी बेस पे क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करना है आपको कि कनेक्शन क्या है। क्या चेक करना है आपको, कनेक्शन आपका सीरीज है या फिर पैरेलल। आप उससे चेक करके क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे। अगर सीरीज कनेक्शन है तो आप रेफरेंस लेते हैं करंट को, क्योंकि जो चीज सेम होती है ना, सीरीज है तो आप रेफरेंस लेते हैं करंट को। ठीक है, और अगर पैरेलल है तो वहां पे रेफरेंस लेंगे हम वोल्टेज को। ठीक है, ये पहली बात हुई। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नीचे बना के भी दिखा रहा हूँ, मुझे बनाना है यहाँ पे सीरीज आरएल का रेफरेंस, मतलब आपका फेजर बनाना है। ठीक है ना, मैं एक बना के भी दिखाता हूँ साथ में आपको। सीरीज आरएल का अगर आपको फेजर बनाना है तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन में लिखा है सीरीज, तो सीरीज में आप रेफरेंस ले लोगे यहाँ पे किसका, करेक्ट, दिस चीज करेक्ट भाई। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे आर है, आर में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। जैसे मान लो सीरीज आर है ना, यहाँ पे देखो ये आर है, ये आर है, ये एल है, तो कुछ ना कुछ इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, है ना। आर में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और साथ में आपका इसमें भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आर में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, हमेशा वो करंट के सेम फेज में हो, तो ये हो जाएगा आपका वी आर। ठीक है, और इंडक्टर में क्या होगा आपका, ये जो आपका वोल्टेज है वो लीड करेगी, करंट लैग करती है ना। इंडक्टर केस में करंट लैग करती है, यहाँ पे हो जाएगा वी एल, है ना। इन दोनों का जो आपका फेजर सम होगा उससे आप निकाल लोगे यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स हो गए। पहला क्या है, आपको चेक करना है सीरीज है कि पैरेलल है। अगर सीरीज है तो आप करंट को रेफरेंस मानेंगे, पैरेलल तो आप वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का सेपरेट सेट, जैसे आपका आर एल था तो आपका आर का अलग वोल्टेज बनाया और एल है तो आपका एल का अलग वोल्टेज बनाया। जैसे मान लो अगर पैरेलल होता तो आप यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस ले लेते, है ना, रेफरेंस तो दोनों के लिए सेम हो गया। अब आप यहाँ पे करते रजिस्टर में कितनी करंट है उसको बनाते, फिर इंडक्टर में क्या करंट है उसको बनाते। तो क्या करते आप यहाँ पे सेपरेट फेजर, आपको सेपरेट, है ना, क्या करना है आपको, सेपरेट एलिमेंट फेजर ड्रॉ करना है, सेपरेट एलिमेंट फेजर। मतलब जैसे अगर हमने इस एग्जांपल की बात करें तो हमने रेफरेंस किसको लिया था, करंट को। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे जो सेपरेट एलिमेंट फेजर क्या क्या बनाया, यहाँ पे करंट जब मुझे मिल गया तो मैंने यहाँ पे वी आर अलग से बनाया। फिर देखा रजिस्टर है तो वी आर का फेजर क्या होगा, सेम फेज में होगा, तो वी आर बनाया मैंने। फिर वी आर के बाद बनाया मैंने यहाँ पे क्या आपका वी एल, वी एल बनाया। ठीक है, फिर इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कैसे, रेक्टेंगुलर मेथड है ना इसके। जैसे आप वी एल और वी आर को कैसे ऐड किया आपने, वी आर के पैरेलल आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, वी एल के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ किया, जहां पे मिल गए वो आपका हो गया टोटल वोल्टेज। ये आपका एंगल हो जाएगा यहाँ पे फाइव, वोल्टेज करंट के बीच का एंगल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपके पास यहाँ पे, मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या, सीरीज आरएल के लिए से यहाँ पे क्या बोलोगे अब यहाँ पे, एड वेक्टर, एड वेक्टर सम करो आप यहाँ पे, वेक्टर सम कर देना आप इनका, वेक्टर सम करिएगा बाय यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड, पैरेलल मेथड, है ना। जो आपका पैरेलल मेथड है उसके थ्रू आप इसको क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो ये आपका फेजर का एक बेसिक तरीका हो गया, स्टेप्स हो गए जो मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा बना के भी दिखा दिया। एसी में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, एसी सर्किट्स में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, आप उनको हमेशा फेजर से ही अटेम्प्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको लेके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, एसी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और वो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। हमेशा क्वेश्चन एसी के आपको फेजर से ही अटेम्प्ट करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया ऐसा कुछ, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। आपके पास एक एसी सोर्स है, ये आपके पास एसी सोर्स है, ठीक है, और फिर आपके पास यहाँ पे एक एमीटर भी लगा हुआ है, दिस इज योर एमीटर।
ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे दो एलिमेंट हैं आगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपके पास इंडक्टेंस है। ठीक है, ठीक है। ये अब आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि इसमें मान लो करंट है 3 एम्पियर, इसमें यहाँ पे करंट 4 एम्पियर, तो इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो आप लोग होशियारी में केसीएल लगा के 7 एम्पियर मत कर दें, कहने का मतलब ये है ना, आप इसको केसीएल लगा के डायरेक्ट 7 एम्पियर मत कर देना। क्यों, क्या करोगे? आप देखोगे दोनों पैरेलल है, आर और एल पैरेलल में है, तो आप बनाओगे इसका फेजर। क्या बनाओगे आप इसका फेजर? कैसे फेजर बनाओगे? कैसे फेजर बनाओगे? मैं बना के दिखाता हूं। आप ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेफरेंस क्या होता है? वोल्टेज, तो आपने वोल्टेज रेफरेंस बना लिया। ठीक है। फिर आपका ये जो 3 ओम में करंट है ना, वो रजिस्टर है, तो ये आपका होगा सेम फेज में, तो 3 एम्पियर हो गया आपके पास यहाँ पे। जो इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट लैग करती है, तो 4 एम्पियर आप लैग करवा दोगे करंट को। अब आप यहाँ पे इन दोनों को पैरेललोग्राम से ऐड कर लोगे। तो आपका करंट ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व कर लोगे यहाँ पे करंट, तो कितना आएगा ये? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा पास? ये 5 एम्पियर। आपका जो आंसर है वो 7 एम्पियर नहीं होगा ना, 3 + 4 = 7 मत करिएगा, ये आपका आंसर गलत है। क्या आपका एक्चुअल आंसर होगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा 5 एम्पियर। तो यही मैंने बताया कि एसी में जब क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको नॉर्मल केस से सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आप उसको फेजर से सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे करके भी बता दिया। ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं आपका आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, कि ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है ना। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है उसका आरएमएस वैल्यू का। ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक नेटवर्क है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कोई एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में आप कुछ यहाँ पे टाइम वेरिंग करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, आप इस नेटवर्क में कुछ टाइम वेरिंग करंट पास कर रहे हैं। आप इसमें कुछ टाइम वेरिंग करंट आपने यहाँ पे पास कर। ठीक है। तो इस नेटवर्क में इस टाइम वेरिंग करंट जाने की वजह से कुछ हीट डेवलप होगी। क्या होगी? हीट डेवलप होगी। मान लिया मैंने, जैसे आपने ये करंट टाइम वेरिंग करंट पास करी, तो कुछ टाइम के लिए करोगे। मान लिया आपने किया यहाँ पे कितने लिए? 20 सेकंड के लिए किया। आपने इस करंट को 20 सेकंड के लिए पास किया, तो इसमें जो हीट हुई मान लिया मैंने, वो 10 जूल हीट हुई। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या मैं अगर यहाँ पे टाइम वेरिंग करंट को हटा दूं और एक इसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू लेके आऊं, मतलब क्या मेरे पास एक ऐसी स्टेडी स्टेट वैल्यू है जिसको मैं 20 सेकंड तक पास करूं, तो इसी नेटवर्क में पास करूं, तो मुझे 10 जूल ही हीट मिले, उसको बोलता मैं उसकी आरएमएस वैल्यू। मतलब एक दूसरी डीसी करंट होगी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगी, एक स्टेडी स्टेट करंट होगी, जब मैं इसी नेटवर्क में पास करूंगा 20 सेकंड के लिए, तो अगर उसमें 10 जूल एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, तो मैं बोलूंगा कि वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इस टाइम वेरिंग वैल्यू का आरएमएस वैल्यू है। समझ में आया? तो याद रखना, आरएमएस वैल्यू निकालते टाइम आप क्या कहते हो? आरएमएस वैल्यू क्या है? एक स्टेडी स्टेट वैल्यू। समझना इस चीज को, ये आपकी है स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू किसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है? ये आपका टाइम वेरिंग करंट का स्टेडी स्टेट वैल्यू आप लिख देता हूं ना। ये आपका किसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है? इस टाइम वेरिंग करंट का स्टेडी स्टेट वैल्यू है, सच दैट हीट शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। हम अगर यहाँ पे आरएमएस वैल्यू की बात करें तो एक शॉर्टकट बनता है। शॉर्टकट क्या बनता है समझना सभी लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगुलर सिग्नल है, रेक्टेंगुलर लेता हूं मैं, तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है। ठीक है।
ये मान लो इसका यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या लिया था मैंने यहाँ पे, हाँ मान लो ये आपका टी ऑन है, ये आपका टोटल टाइम है टी, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका आई। तो इसका अगर आपको निकालना है क्या, इसका निकालना है आपको आरएमएस। आरएमएस वैल्यू क्या होगा इसका, एक मिनट, एक मिनट, इसको मैं एक साथ बताऊंगा है ना, मतलब एवरेज और आरएमएस साथ में बताऊंगा। ये मुझे दो बार लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। पहले एवरेज समझ लो, आरएमएस समझ गए ना, आरएमएस की डिफिनेशन क्या होती है। आरएमएस में याद रखना आप हीट को ध्यान रखते हो है ना। अगर हम एवरेज की बात करें तो सेम ऐसे ही डिफिनेशन होता है, बस आपको ध्यान देना है कि जहां पे हम हीट बोल रहे थे वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। मतलब एवरेज वैल्यू भी एक टाइम वेरिंग वेव फॉर्म का, टाइम वेरिंग करंट का, या टाइम वेरिंग वेव फॉर्म का स्टडी स्टेट वैल्यू होता है, जिससे हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हो जितना कि आपका टाइम वेरिंग वेव फॉर्म में था। तो याद रखना जो आपका एवरेज है वो भी आपका एक क्या है, स्टडी स्टेट वैल्यू है। स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ टाइम वेरिंग वेव फॉर्म, of time varying waveform such that charge develop should be same, such that charge, यहां पे वर्ड हो जाता है ना चार्ज का, such that charge developed will be same, charge developed will be same for, such that charge developed will be same for same duration। ठीक है। एक चीज और याद रखना, हमेशा याद रखना कि किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का एवरेज जीरो होता है। किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, जैसे मान लो एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, निगेटिव हाफ साइकिल। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया निगेटिव के बराबर है, क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ पॉजिटिव इक्वल्स टू एरिया ऑफ निगेटिव, इसको बोलता है आपका सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। ठीक है। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो होता है। किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो होता है। हम किसको सिमेट्रिकल, मतलब किसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म बोलते हैं। किसको हम सिमेट्रिकल वेवफॉर्म बोलेंगे, जिसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया निगेटिव हाफ साइकिल के बराबर हो जाए, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। और सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। अगर कोई अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म है ना, अगर आपके पास कोई एक अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो आप उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे वो देखना। यहां पे मैं फॉर्मूला देता हूं, वी एवरेज, तो फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t v ऑफ t dt। ये आपका एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला किसी भी अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म। ठीक है। अगर सिमिलरली से आपसे आरएमएस पूछेगा तो क्या बताओगे, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला था आई आरएमएस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t आई ऑफ टी का स्क्वायर dt। तो ये मैंने आपको दोनों के फॉर्मूले बता दिए, एवरेज वैल्यू का और आरएमएस वैल्यू। ठीक है। लेकिन आपको इन फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू तो निकाल नहीं पाओगे, इतना डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे एग्जाम में सॉल्व करना। ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, है ना, इस केस में आपका फर्ज बनता है कुछ शॉर्टकट्स होने चाहिए। तो शॉर्टकट्स मैं बता देता हूं, यहाँ पे देखना। जैसे मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है ना, एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेव, है ना। तो ये बार बार आपका यहाँ पे रिपीट होता रहा। अब आपको इसका मान लो मैग्नीट्यूड है आई, ये टाइम इंटरवल यहाँ पे t1, ये आपका t2। ठीक है। तो अगर आपको इसका बताना है, यहाँ पे मैं एक सही टर्म लेता हूँ, यहाँ पे टी ऑन लिख देता हूँ, इसको तो मैं टोटल टाइम। ठीक है। और जैसे ये बीच में जो गैप है इसको तो मैं टी ऑफ बोलता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मैं टी ऑफ। तो याद रखना टी ऑन अपॉन टोटल टी, इसको बोलते हैं आपका क्या, ड्यूटी साइकिल, है ना। टी ऑन अपॉन टी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल।
एक फॉर्मूला ऑलरेडी हो गया आपके पास यहाँ पे। हालांकि हमको बताना था इसका क्या एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो इसका जो एवरेज होगा हमें से बहुत याद रखना, इसका जो वी आई एवरेज होगा वो क्या करना है, मैग्नीट्यूड कितना है आई, आई इंटू इसका टोटल टाइम टी ऑन कितना है, टी ऑन 2 सेकेंड 5 जो भी होगा, आई इंटू टी ऑन अपॉन टी, यह आपका होगा इसका एवरेज वैल्यू। कितना सिंपल है, ठीक है। अगर आपको इसका आरएमएस निकालना तो याद रखना आरएमएस हम कभी नहीं निकालते, क्या निकालते हैं, आरएमएस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आई आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा कितना, जो मैग्नीट्यूड है आई इसका स्क्वायर कर दो तो आई स्क्वायर इंटू टी ऑन अपॉन टी। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया किसके लिए, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म के लिए। लेकिन अगर यही मुझे बताना हो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के लिए तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखना, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास वेव फॉर्म ऐसी दी हुई है, ठीक है, मेरे पास वेव फॉर्म ऐसा दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो कितना है v, ये आपका यहाँ पे लिखा है टी ऑन, ये आपका टोटल टाइम टी, ठीक है। टोटल टाइम टी मतलब कि इसके बाद वेव फॉर्म रिपीट हो रही है ना, इसलिए मैं इसको टोटल टाइम टी बोल रहा हूं। अब मुझे अगर इसका आई एवरेज निकालना हो, ट्रायंगुलर वेव का मुझे अगर इसका क्या निकालना हो, एवरेज वैल्यू निकालना हो, तो कैसे करूंगा मैं, क्या करना है, इस सॉरी वी एवरेज निकालना होगा यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है v, तो आप रखोगे v डिवाइडेड बाय, v को आप हाफ, जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको आप हाफ कर दोगे तो v/2 इंटू टी ऑन अपॉन टी। ये हो गया आपके पास इसका शॉर्टकट, ट्रायंगुलर वेव में इसका एवरेज निकालने का शॉर्टकट हो गया। अब अगर हमको यहाँ पे इसका क्या बताना है वी आर एम एस, तो क्या हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा कितना, जो इसका मैग्नीट्यूड कितना v, तो उसका आप स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय करना होगा आपको 3। ये सब शॉर्टकट्स है ना, v स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू टी ऑन अपॉन टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, एवरेज और आरएमएस वैल्यू में जो शॉर्टकट लगते थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। सभी को क्लियर है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है ना। इसके बेस पे मैंने क्वेश्चन आपको बहुत सारे सॉल्व कराए हैं नोट्स में, आप उसके थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। ये मैंने आपको शॉर्ट में से बताया कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का एवरेज क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इनका, और शॉर्टकट्स क्या होता है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जेईई एग्जाम में इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बात आती है एक छोटी से कॉन्सेप्ट की, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ना एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, देखिएगा मेरे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका आर वैल्यू का एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं सीधा कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, आपके पास एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है आर, और इसमें करंट आपकी जा रही है आई ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पावर बताना हो, क्या बताना हो, पावर लॉस, इसमें कितना पावर लॉस होगा, तो ये पावर लॉस क्या होगा हमेशा याद रखना। क्वेश्चन आता है आई स्क्वायर आर तो होता है ना, हमको पता है क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है, लेकिन यहाँ पे करंट का हम आरएमएस वैल्यू लेंगे या एवरेज वैल्यू लेंगे, तो याद रखना जब कभी रजिस्टर होगा तो आप हमेशा आरएमएस के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आई आरएमएस स्क्वायर, आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। जब कभी रेजिस्टेंस होगा तो हम क्या निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू। लेकिन कभी अगर हमारे पास ऐसा आ गया, हमारे पास कभी ऐसा आ गया, बैटरी है, इसका वोल्टेज है ई, इसमें करंट है आपका आई ऑफ टी, तो अब आपके पास यहाँ पे पावर लॉस कितना हो, तो क्या बोलोगे, यहाँ पे जो पावर होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे पावर हो जाएगा ई इंटू आई, लेकिन यहाँ पे जो आई है वो क्या लोगे, बैटरी होगा तो आप इसका हमेशा एवरेज वैल्यू हो, तो क्या हो जाएगा ई इंटू आई एवरेज, ठीक है ना, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी समझ लीजिए कैसा क्वेश्चन बनता है। कभी कभी आपको दिया जाता है वोल्टेज का एक्सप्रेशन, जैसे मान लो वी ऑफ टी दिया है यहाँ पे, दिया आपके पास यहाँ पे क्या, वी नॉट प्लस
V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस V3 साइन 3 ओमेगा टी। ठीक है, आप इसका मुझे एवरेज वैल्यू बताओ और इसका आरएमएस बताओ। मतलब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप इसका एवरेज भी बताओ, इसका आरएमएस भी बताओ। तो याद रखना वी एवरेज, देखो ये आपका साइनसोइडल क्वांटिटी है, ये भी साइनसोइडल है, ये भी साइनसोइडल है ना। तो ये तीनों ही साइनसोइडल क्वांटिटी आपस में क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। तो इसका एवरेज जीरो, इसका भी एवरेज जीरो, इसका भी एवरेज जीरो। ये आपका डीसी है, डीसी का एवरेज आरएमएस सब बराबर होता है। तो आप क्या बोलोगे, इसका वी एवरेज कितना होगा आपका, वी नॉट होगा। और इसका जो वी आर एम एस होगा कितना होगा, तो बोलोगे वी आर एम एस बराबर अंडर रूट, क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर प्लस वी वन का स्क्वायर बाय 2 प्लस वी टू का स्क्वायर बाय 2 प्लस वी थ्री का स्क्वायर बाय 2। ये आपके फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात सभी को। ओके, अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे फैक्टर बनता है जिसको हम बोलते हैं पीक फैक्टर, और एक होता है हमारे पास फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं क्या बोला मैंने, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को हम लोग क्रस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। मैं अपने आप को साइड कर लेता हूँ पहले। मैंने क्या बोला आपके सामने, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर हम किसको बोलते हैं, आपके क्रस्ट फैक्टर को हम पीक फैक्टर बोलते हैं, क्रस्ट फैक्टर को। और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्रस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। क्या होता है आपके पास ये, वी मैक्स अपॉन वी आरएमएस। तो पीक फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, वी मैक्सिमम अपॉन वी आरएमएस, याद रखना। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया कि आपका फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो उसका ही फॉर्मूला याद कर लो क्या होता है। फॉर्म फैक्टर आपका क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। फॉर्म फैक्टर आपका होता है वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में यहां पे। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग फटाक से यहां तक। यहां तक नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़े। क्लियर है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है यहाँ पे, एक हमारे पास होता है, जैसा कि आपको पता है कि हमने डीसी में एक थ्योरम पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। वो जो थ्योरम है ना, वो डीसी में अलग होती है और एसी में अलग होती है। वो जो थ्योरम है वो डीसी में अलग होती है और एसी में अलग होती है। तो हमको थोड़ा सा उसको समझना होगा कि भाई एसी में क्या चेंजेस हैं और क्या नई चीजें, वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी। यहाँ पे हेडिंग में डाल देना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी। एसी में थ्योरम क्या होती है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमको ये बोला जाता है कि जो लोड इंपिडेंस है,
लोड इम्पिडेंस में मतलब ZL में मैक्सिमम पावर, ZL में हमको मैक्सिमम पावर चाहिए, लोड इम्पिडेंस में हमको अगर मैक्सिमम पावर चाहिए, उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ZL शुड बी इक्वल्स टू ZTH कॉन्जुगेट। ये हमारा एक्चुअल थ्योरम है। ठीक है ना? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपका इमेजिनरी टर्म को रिवर्स कर देना, मतलब अपोजिट कर देना। जैसे मान लो आपके पास दिया है यहाँ पे क्या, 2 + 3J। आप मान लो आपके पास ZTH की वैल्यू कितनी है? 2 + 3J। तो ZTH कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? 2 - 3J। समझ में आई बात? मतलब J वाले टर्म को रिवर्स कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस में प्लस कर दो। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। जैसे मैं कुछ केसेस बताता हूँ। जैसे मान लो केस 1 लिया मैंने। ठीक है, केस 1 में क्या बोला गया, सब कुछ ध्यान से समझना। आपको बोला है कि मान लो आपके पास नेटवर्क ऐसा कुछ है, मैं नेटवर्क बना देता हूँ। आपके पास नेटवर्क ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आपका VTH है। ठीक है, ये आपके पास ZTH है। मैं बस इसको डब्बा बना देता हूँ, समझो। ये आपके पास ZTH है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये लोड है। लोड में सिर्फ आपका RL है। ठीक है ना, ऐसा है। ये आपका ZTH है और ये आपका यहाँ पे RL है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर P मैक्स। अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए ZTH का कॉन्जुगेट। भाई ये तो सिर्फ रियल पार्ट होता है ना रेजिस्टेंस का। आप इसको 2 - कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो इस केस में RL की वैल्यू क्या होगी? RL की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी क्या? मॉड ऑफ दिस इम्पिडेंस। RL इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RTH का स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर। P मैक्स के लिए जो RL की वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, ये हो गया आपका केस 1। केस 2 में अगर मैं ऐसा कर दूं, यहां पे देखना, केस 2 क्या कर दिया मैंने, देखना सर्किट में थोड़ा सा। मैंने इस बार ऐसा कुछ किया। ये सोर्स है, सोर्स आपका VTH, और आपके पास दिया यहां पे ऐसा कुछ। ये आपका ZTH है। ZTH मतलब RTH प्लस GHTH ना, दोनों है। और आपके पास यहाँ पे लोड ऐसा है। ये आपका RL है और ये आपका JXL है। ठीक है, ये आपका RL है, ये आपका JXL है। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे आपका क्या, ये RTH है। इसमें दोनों हो गए, ZTH मतलब क्या, दोनों है इसमें, है ना। RTH प्लस JXH दोनों है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया ZTH। इसमें दोनों है ना, RTH भी होगा JXH भी होगा। अब आपसे इसमें बोला जा रहा है कि अगेन लोड में दोनों है, RL है और JXL भी है, लेकिन जो JXL है वो वेरिएबल नहीं है, सिर्फ आपका RL वेरिएबल है। अब इस केस में आप तो नहीं बोलोगे ना कि इंपेडेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ZL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ZTH का कॉन्जुगेट, क्योंकि ये तो चेंज होने को तैयार ही नहीं है। अगर ये 5 है तो ये -3 होने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है ये चीज। तो इस केस में RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर P मैक्स। तो यहाँ पे RL की वैल्यू क्या होगी, अगेन इस सर्किट के इंपेडेंस के मॉड के बराबर। मतलब इस सर्किट के इंपेडेंस का जो मॉड हो जाएगा वो हो जाएगा RTH का स्क्वायर प्लस यहाँ पे XTH है, यहाँ पे XL। तो क्या हो जाएगा आपका ये XTH प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा आपका क्या, केस 2 में मैक्सिमम पावर। सबको क्लियर है चीज? RL की किस वैल्यू पे मैक्सिमम पावर मिलेगी? तो RL की इस वैल्यू पे आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। केस 3 पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। केस 3 कैसा होता था, मानना
आपके पास ऐसा कुछ, ये आपका यहाँ पे क्या VTH, ये आपके पास है मान लो ZTH, और ये आपके पास है यहाँ पे JXL। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ना, यहाँ पे लिखा है JXL। अब आपको सिर्फ यही वेरिएबल है, तो अब आपसे पूछा इसको मैक्सिमम पावर के लिए एक्सेल की वैल्यू क्या होनी, तो क्या बोलोगे? आपको कुल मिला के पर्पस क्या है? रिएक्टेंस वाले पार्ट को कैंसिल करना। तो अगर यहाँ पे मैं एक्सेल इक्वल टू क्या कर दूं -XTH, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? एक्सेल शुड बी इक्वल टू -XTH। उससे क्या होगा कि ये आपका क्या RTH प्लस JXTH, इसकी वैल्यू क्या -XTH, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका सर्किट का इंपेडेंस कम हो जाएगा, है ना, तो आपको मैचिंग पावर मिलेगी। तो ये इस केस में एक्सेल की वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, केस नंबर 3। केस नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। केस नंबर 4 पे आते हैं। केस नंबर 4 क्या बोला जा रहा है आपके पास कि जैसे मान लीजिए आपके पास अगेन ऐसा एक सर्किट बना लेता हूं मैं, ये आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ZTH है, ठीक है, और ये आपके पास दिया यहाँ पे क्या, दिस इज योर RL जो कि वेरिएबल नहीं है, और आपका सिर्फ एक्सेल वेरिएबल है ना, ये आपका यहाँ पे RL है, दिस इज योर JXL, लेकिन वेरिएबल सिर्फ आपका ये है। इस केस में आपका ZL की वैल्यू क्या हो, क्या बोलोगे? ZL इक्वल कितना हो जाएगा? RL तो चेंज होगा नहीं, तो RL तो रहेगा ही, लेकिन एक्सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? -JXTH फॉर Pmax। ठीक है ना, तो ये चारों केसेस आपके बन जाते हैं, इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इस टाइम पे ब्रेक लेते हैं अभी, है ना, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। आपका टाइम हो गया है कितना? 8:13। ठीक है ना, 8:30 नहीं, कितने टाइम चलने क्लास? और 8:45 पे क्लास रखते हैं, 9:30 तक रखेंगे उसको ना, 8:45 पे क्लास रखते हैं हम लोग, है ना, आधे घंटे का ब्रेक है, आधे घंटे का ब्रेक है। इसके बाद ट्रांजेंट करेंगे, हाँ, इसके बाद ट्रांजेंट करेंगे, ठीक है ना, 45 मिनट्स का जो क्लास लेंगे उसमें पूरा ट्रांजेंट खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो दो क्लास हमको अभी और लगानी है, एक ले रहे हैं हम लोग कितने टाइम से? 8:45 टू 9:30, फिर उसके बाद लगा लेंगे तो खाना पीना खाने के बाद एक और क्लास लगा लेंगे। ठीक है, तो पूरा नेटवर्क हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आप लोग मिलो हम लोग को 8:45 पे। गुड डे।